पहले ये तो देख लीजिए कि एनआरसी के ऊपर कुछ हुआ भी है क्या? झूठ चलाया जा रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई। सबसे पहले हम सीएबी के माध्यम से आए हुए सारे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन शरणार्थियों को यहां नागरिकता देंगे। उसके बाद एनआरसी को हम अमल में लाने वाले हैं। एनआरसी को मुझे बताओ, ये जो घुसपैठिए आए हैं उनको निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं, झूठ फैलाया जा रहा है। चुनावी घोषणा पत्र में हमने देश की जनता को वादा किया है, न केवल आसाम, देश भर के अंदर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को हम लेकर आएंगे और देश के नागरिकों का रजिस्टर बनेगा। इसके अलावे बाकी के लोगों की कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे। वो देखो, कौवा कान काट कर उड़ गया। क्या मोहब्बत एक आला मुकाम है? कल बहाकर खून एक मजबूर का मैंने हंसते देखा उस हुजूर को। कहते हैं झूठ बहुत चिल्लाते हुए आता है, बहुत शोर मचाता है ताकि आप कोई और आवाज़ सुन न सके। एनपीआर, एनआरसी, सीएए को लेकर देशव्यापी विरोध हो रहे हैं। विरोध है तो उसकी वजहें भी हैं। बहुत सारे सवाल हैं और जवाब में है तो कुछ भाषण, बहुत सारा झूठ, लांछन और गालियां उन लोगों पर जो सरकार और उसकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, जो सरकार और उनकी नीतियों पर सवाल पूछ रहे हैं। सरकार कोई देश नहीं है। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना देश पर सवाल नहीं होता। ऐसा करने से ना आप अर्बन नक्सल बन जाते हैं और ना ही देशद्रोही बन जाते हैं। आइए बिना किसी क्रोनोलॉजी के आज इन्हीं विषयों पर जरा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगर आसान भाषा में समझें तो ये सूची है सामान्य निवासियों की। सामान्य निवासी वो जो इस देश में 6 महीने या उसकी अधिक की अवधि से रह रहे हों, या फिर 6 महीने या उसकी अधिक अवधि में रहने का इरादा रखते हो। एनपीआर सबसे पहले 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा किया गया था और हर 10 साल में किया जाना था। पहले भी हुआ है, इस बार भी होने की बात हो रही है। फिर इस बार इतना विरोध क्यों है? विरोध की वजह है वो 6 नए सवाल जो वर्तमान सरकार ने इसमें जोड़ दिए हैं। बात उन सवालों की भी करेंगे, पर पहले जानते हैं किस तरह एनपीआर को लेकर खुद सरकार भ्रम फैला रही है। कई बार गृह मंत्रालय खुद कह चुका है कि एनपीआर का एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी केंद्र सरकार की वेबसाइट पर खुद ये लिखा है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ एनआरसी। अगर कमिश्नर ऑफ सेंसस की माने तो उनके पेज पर भी ये लिखा हुआ है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ एनआरसी। बहुत सारी राज्य सरकारों ने एनपीआर का समर्थन किया है और एनआरसी का विरोध किया है। बताते चलें कि राज्य सरकारों का एनआरसी पर कोई अधिकार नहीं होगा। अगर वे एनआरसी को रोकना चाहते हैं तो एनपीआर के स्तर पर ही रोका जा सकता है। एक बार एनपीआर हो गया, ये केंद्र सरकार को इतना आपके प्राइवेट डेटा का इतना अधिकार देती है कि वो किसी भी समय एनआरसी लागू कर सकते हैं। अब जानते हैं उन 6 सवालों को जो इस बार के एनपीआर में जोड़ दिया गया है। इस बार के एनपीआर में देना होगा आपको अपना आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वोटर आईडी नंबर, मोबाइल फ़ोन
और वो सबसे अहम सवाल जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है, सवाल है आपके माता पिता के जन्म का स्थान और आपके माता पिता के अंतिम निवास स्थान का नाम। अगर ये सिर्फ एक सूची है 6 महीने की अवधि से जो इस देश में रह रहे हैं उनकी, तो इन सवालों का क्या मायना है? यही वो सवाल हैं जो सीधा सीधा इसको एनआरसी से जोड़ देते हैं। भ्रम ये भी फैलाया जा रहा है कि एनपीआर जनसंख्या की जनगणना के लिए जरूरी है। बताते चलें कि एनपीआर और सेंसस जनसंख्या की जनगणना दोनों अलग अलग विषय हैं और ये इस बात से स्पष्ट भी हो जाता है, केंद्र सरकार ने जनसंख्या की जनगणना के लिए 8,500 करोड़ आवंटित किए हैं, वहीं एनपीआर के लिए अलग से 3,941 करोड़ आवंटित किए हैं। एनपीआर सिर्फ और सिर्फ एनआरसी लाने के लिए ही किया जा रहा है। एनपीआर का अपने वर्तमान स्वरूप में सीधा सीधा लिंक एनआरसी और सीएए से है। अब बात करते हैं एनआरसी की, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। बहुत से लोग इसको लेकर खुशियां मना रहे हैं। उनका मानना ये है कि अगर एनआरसी आया तो सिर्फ एक समुदाय है जो बहुत प्रभावित होगा, हालांकि आंकड़े इसके विपरीत हैं। एनआरसी के बारे में समझने से पहले मैं नवाज देवबंदी साहब का एक शेर कहना चाहूँगा। ये हकीकत है उन लोगों की जो एनआरसी को लेकर खुशियाँ मना रहे हैं। शेर कुछ ऐसा है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी मौत पर मैं भी खुश था, मेरा नंबर अब आया, मेरी मौत पर तुम भी खुश हो, अगला नंबर आपका है। 4 लाइनों में एनआरसी की सच्चाई यही है। एनआरसी सिर्फ किसी एक समुदाय को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इसकी चपेट में सब आएंगे। अपने स्वरूप में एनआरसी ऐसा है कि सबको लाइन में लगकर अपनी भारतीयता साबित करनी होगी। और एनआरसी में ऐसा भी नहीं है कि परिवार का मुखिया जाकर सबके लिए उसकी नागरिकता साबित कर सकता है। यहाँ हर किसी को जाना होगा, लाइन में लगना होगा और अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपना पासपोर्ट या आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाकर दिखाएंगे और आपकी नागरिकता को मान्यता मिल जाएगी। इसमें 1971 1971 से पहले के कागजात दिखाने होंगे। असम में एनआरसी हो चुकी है। एक महिला ने आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित 8 डॉक्यूमेंट दिखाए और फिर भी उसको एनआरसी की लिस्ट से बाहर रखा गया। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिसमें सिर्फ माँ को, सिर्फ घर की बेटी को या उस घर के बेटे को एनआरसी की सूची से बाहर रखा गया है और बाकी सभी परिवार को एनआरसी की सूची में डाल दिया गया है। ऐसे में उस परिवार की मानसिक प्रताड़ना का सोचिए। असम की एनआरसी में लगभग 19 लाख लोग एनआरसी की सूची से बाहर कर दिए गए हैं। इसमें 5,40,000 लोग मुस्लिम समुदायों के हैं और बाकी जो एक बहुत बड़ा नंबर है दूसरे समुदायों के। एनआरसी अपने आप में अकेले मुस्लिम विरोधी नहीं है, क्योंकि ये सबको प्रभावित करेगा, मगर ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा तो देश के गरीब जनता को और महिलाओं को। भारत जैसा देश जहाँ प्राकृतिक आपदाओं का एक लंबा इतिहास रहा है, आपदाएं ऐसी कि पूरा का पूरा गांव, सारा का सारा शहर बाढ़ की चपेट में अपना सब कुछ खो देता है। ऐसे में उनके लिए उनके जीवन को बचाना, जीवन यापन करना ही दुर्लभ है। गृह मंत्री अपने कई वक्तव्यों में ये साफ साफ कह चुके हैं कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी आपको आपकी नागरिकता साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। आपको आपकी नागरिकता साबित करने के लिए या तो बर्थ सर्टिफिकेट या 1971 से पहले के ज़मीनी दस्तावेज देने होंगे। ऐसे में वे गरीब जो अपना सब कुछ खो देते हैं, अपने गांव से पलायन कर जाते हैं, वो ये दस्तावेज कहाँ से ला कर देंगे। अगर बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें तो भारत में आज भी अंडर 5 ईयर एज रजिस्ट्रेशन सिर्फ 62% है, यानी 38% बच्चों को
आज भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और हम बात कर रहे हैं 1971 से पहले या उसके बाद भी बर्थ सर्टिफिकेट्स की। भारत में एक लंबा समुदाय ऐसा है जिनके पास आज भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। असम की एनआरसी में 69% लोग जो एनआरसी की सूची से बाहर कर दिए गए वे महिलाएं हैं। वो इसलिए क्योंकि ज़मीनी दस्तावेज आमतौर पर घर के मुखिया जो पुरुष हैं उनके नाम पर ही बनते हैं। महिलाएं ज़मीनी दस्तावेज से आमतौर पर बाहर रहती हैं। ऐसे में उनको ये साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है 1971 से पहले किसी भी ज़मीनी दस्तावेज में उनका नाम होना। भारत में एक लंबा इतिहास बाल विवाह का भी रहा है। अगर कोई महिला 18 साल की उम्र से पहले जिसका विवाह हो गया और वो शादी के बाद अपने दूसरे घर आ जाती है, मगर उसे एनआरसी के अंतर्गत अपना लिंग अपने माता पिता से साबित करना होगा। उसका नाम ना उसके माता पिता के राशन कार्ड में होगा, ना ही वहाँ के किसी ज़मीनी दस्तावेज में होगा। ऐसे में महिलाएं कैसे साबित करेंगी अपनी भारतीयता, अपनी नागरिकता? यही वजह है कि असम की एनआरसी में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वे महिलाएं हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो आमतौर पर अपने दिव्य भाषणों के लिए काफ़ी चर्चा में रहते हैं, मगर चर्चा की खास वजह उनका बोला गया झूठ रहता है। वो ये झूठ जानबूझकर बोलते हैं या ये उनकी अज्ञानता है, ये वही बेहतर जानते हैं। ऐसा ही कुछ झूठ देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार सीएए और एनआरसी को लेकर फैला रही है। सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अगर मोटे मोटे तौर पर समझें तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना से प्रभावित होकर भारत में 31 दिसंबर जो 2014 से पहले आए, उन्हें भारत की सरकार भारत की नागरिकता देगी। सुनने में काफ़ी सरल और सीधा लगता है, मगर ये उतना सीधा और सरल नहीं है। सीएए को लेकर देश भर में दो तरह के विरोध हो रहे हैं। पहला विरोध वो जो नॉर्थ ईस्ट और ख़ास तौर पर असम में हो रहा है। असम के लोगों का मानना है कि अगर सीएए आया तो ये उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर प्रभावित करेगा। असम की जनता पहले ही साफ कर चुकी है कि वो देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं करती। भरोसा ना होने की वजह भी है। वजह है पहले भी बोले गए झूठ जिन्हें जुमले बताकर टाल दिया गया। असम के लोगों का मानना है कि अगर सीएए आया तो सीएए की आड़ में केंद्र सरकार असम अकॉर्ड को रद्द करना चाहती है। क्या है ये असम अकॉर्ड? आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। साल 1979 एएसयू, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन की वजह बड़े पैमाने पर असम में हो रहे अप्रवासियों की एंट्री। असम के नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई और इस पर आशंका जताई कि बड़े पैमाने पर हो रहे अप्रवासियों के प्रवेश से असम की मूल निवासियों को सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषा और भूमिक अधिकार प्रभावित होंगे। असम आंदोलन में 855 लोगों की जानें भी गई। 6 साल का लंबा संघर्ष और 1985 में राजीव गांधी की सरकार में बना असम अकॉर्ड। असम के नेताओं ने ये स्वीकार किया 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी अप्रवासी या शरणार्थी असम में आए हैं उन्हें स्वीकार किया जाएगा। भारत की सरकार ने भी असम के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा, राजनीतिक और भूमि चिंताओं को स्वीकार किया और इसी डेट के आधार पर चुनावी डेटाबेस को संशोधित करने पर भी सहमति जताई। इसके अलावा 25 मार्च 1971 के बाद आए हुए सभी शरणार्थी, सभी विदेशियों और अप्रवासियों को चुनने और उन्हें असम से निर्वासित करने पर भी सहमति जताई। और यहीं से शुरू होती है आज के आंदोलन की कहानी। वर्तमान सरकार ने 25 मार्च 1971 की डेट को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2014 कर दिया है। असम के लोगों का मानना है कि असम पहले ही 1951 से 1971 के बीच बहुत से शरणार्थियों और अप्रवासियों को शरण दे चुका है। अब और बोझ लादना असम पर उचित नहीं होगा।
ये है कहानी का पहला हिस्सा। दूसरे हिस्से में जानते हैं बाकी देश के राज्यों में सीएए का विरोध क्यों हो रहा है। अगर सीधे सीधे तौर पर देखें तो ये भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का हनन करता है। आर्टिकल 14 जो राइट ऑफ इक्वालिटी, सीएए के अंतर्गत सिर्फ एक समुदाय को छोड़कर बाकी सभी समुदायों के अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता देने का प्रावधान है। इस एक समुदाय को क्यों छोड़ दिया गया, इस पर कोई बहस नहीं की जाती। भारत के प्रधानमंत्री जो आमतौर पर लोगों के कपड़े देखकर बता देते हैं उनकी पहचान, वो इस बात का फॉर्मूला भी नहीं बताते कि किस आधार पर इन तीन देशों, सिर्फ इन तीन देशों को चुना गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्या ये फार्मूला वो फार्मूला है a² + b² का होल स्क्वायर + 2ab, जो भी है। अगर उद्देश्य पड़ोसी देशों की लोगों की मदद करना है तो सिर्फ ये तीन देश ही चुने गए। इसमें श्रीलंका या म्यांमार शामिल क्यों नहीं है? अगर उद्देश्य विभाजन, पार्टीशन से पहले वाले भारत के लोगों को मदद देना है तो इसमें म्यांमार जो 1935 तक ब्रिटिश इंडिया का अभिन्न अंग था, वो शामिल क्यों नहीं है? अगर उद्देश्य सिर्फ उन देशों के अल्पसंख्यकों को मदद देना है जिन देशों का राज्य धर्म है, तो श्रीलंका के अल्पसंख्यकों को इसमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया? पर अगर आप एनआरसी और सीएए को जोड़ देते हैं तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ये सीधा सीधा एक समुदाय पर वार है, एक समुदाय को टारगेट करने वाली बात है। मिसाल के तौर पर अगर दो परिवार जिनका नाम एनआरसी से बाहर हो जाता है, अगर उसका नाम अमित है तो वो सीएए के द्वारा फिर से भारत की नागरिकता पाने का प्रयास कर सकता है, भारत की नागरिकता ले सकता है। मगर उसका नाम अगर अली है तो उसे जाना होगा डिटेंशन कैंप। वही डिटेंशन कैंप जिसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री सिरे से नकार देते हैं, मगर देश भर से ऐसे डिटेंशन कैंप की खबरें भी आई हैं, वीडियोस भी आए हैं। अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखेंगे तो डिटेंशन कैंप की सच्चाई भी आपको पता चल जाएगी। सीएए सीधे सीधे तौर पर भारत के संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का हनन करता है। आर्टिकल 14 जो देता है राइट ऑफ इक्वालिटी, आर्टिकल 15 जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी सदस्य के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। मगर सीएए में सिर्फ एक समुदाय को छोड़ दिया गया है और जैसा कि पहले बताया, सीएए और एनआरसी मिलकर बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। इतनी बातें हो गई और आप सोच रहे होंगे अब तक उस शख्सियत का नाम क्यों नहीं आया। वो शख्सियत जिसके ठीकरे भारत के प्रधानमंत्री अपनी सारी नाकामियों का ठीकरा उसके सर फोड़ देते हैं। शख्सियत का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू को गए हुए दशकों हो चुके हैं, मगर आज भी ऐसा लगता है कि वो भारत की राजनीति में आज के राजनीतिज्ञों से बहुत ज़्यादा सक्रिय है। सभी समस्याओं की तरह इस बार भी भारत के प्रधानमंत्री ने नेहरू के सर ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने लियाकत नेहरू पैक्ट का आड़ लेते हुए सीएए का बचाव करने की कोशिश की और तंज कसा कि नेहरू जैसे दूरदर्शी, नेहरू जैसे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति जो इतने बड़े दूरदर्शी हैं, जो आप लोगों के लिए सब कुछ हैं, उन्होंने भी अल्पसंख्यक के बजाय सभी नागरिकों का उपयोग क्यों नहीं किया लियाकत नेहरू पैक्ट में। झूठ बोला। अपनी आदत के अनुसार देश के प्रधानमंत्री ने फिर एक बार झूठ बोला। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, अगर आप नेहरू लियाकत पैक्ट पढ़ेंगे तो उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान solemnly agree that each shall ensure
to the minorities through its territory, complete equality of citizenship, irrespective of religion, a full sense of security in respect of life, culture, property and personal honor. पहली लाइन में ही irrespective of religion, मगर भारत के प्रधानमंत्री शायद फिर भूल गए या फिर झूठ बोल गए। ये उनकी आदत है या ये उनकी अज्ञानता, ये वही बेहतर जानते हैं। जाते जाते डिटेंशन कैंप का सच भी देखते जाइए, वो सच जिसे भारत के प्रधानमंत्री सिरे से नकार देते हैं। उनके झूठ पर अगर 2 लाइनें में कहूँ कि तेरे इताब का सबब आईने सा शफाफ है तेरे चेहरे पर, तेरे इताब का सबब आईने सा शफाफ है तेरे चेहरे पर, कि झूठ बिक नहीं रहा बाजार में और सच कहने को कुछ नहीं। न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है, न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है। भाइयों बहनों, ये सफेद झूठ है, ये बद इरादे वाला खेल है, ये नापाक है गुवाहाटी से। और यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं वो जो असम में जो डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स हैं उनको रखने के लिए एक्सक्लूसिवली डिटेंशन सेंटर है। इसके पहले फॉरेनर्स को जेल में रखा जाता था। तो आप कह रहे हैं कि ये डिटेंशन कैंप जो बन रहे हैं ये इस प्रोसेस का ही एक पार्ट? ऐसे ही लेके गया और जेल में डाल दिया। एक रूम में कम से कम 50 आदमी 55 आदमी एक रूम में रखता था। बाथरूम का सामने सोना पड़ता है आदमी को। क्यों हो रहा दिन खुश हमारे खेले माफ देना वाले किंतु खुद कोहता मुझे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि फ्यूचर में भी मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।